नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तिथियां हैं, अभी हालांकि तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव करीब आता जा रहा है, देश की सियासी तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों की भी तस्वीर। कभी ये दल असमंजस में दिखते हैं तो कभी नए पुराने चेहरों को लेकर दांव लगाते दिखते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बदलकर लोकसभा चुनाव और इसी साल वहां पर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। ये इनपुट था कि अगर खट्टर के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए नया चेहरा बदल दिया। एक ऐसे नेता नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाया है जिनकी बिरादरी के लोग केवल 3.5% हैं और वहां सर्वाधिक जाट 25% और दलित 21% है। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद या जानबूझकर तोड़ने के बाद एक तरीके से बीजेपी ने गैर जाट वोटों का जो ओबीसी चंक है, सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर लोकसभा के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके दिग्गज नेता जो जीवन भर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संगठन में रहकर मलाई काटते रहे, अब जब पार्टी का गाढ़ा दौर है, पार्टी संकट में है, तो ये बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ये सीधा सीधा फर्क है। बीजेपी अपने बड़े से बड़े चेहरे को विधानसभा चुनाव लड़ा देती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला। कई नामचीन सांसद, कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाकर वहां मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष तक बनाकर राज्यों में बैठा दिया है। ये बीजेपी की तैयारी है और इसका फर्क यह हुआ कि बीजेपी तीनों हिंदी भाषी राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार में आ गई। और वही प्रयोग कमोवेश जो एंटी इनकम्बेंसी का है, जैसे गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री बदलकर एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया, इसी तरीके से कई राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बदले और जो पुराने चेहरे थे उन्होंने सारी चेहरों को रिप्लेस कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों पर दांव लगाया और ये सारी कवायद लोकसभा चुनाव को लेकर की गई। चाहे मोहन यादव हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में हो, तो चेहरों पर दांव लगा रहे दोनों दल, लेकिन अपने अपने तरीके से। कांग्रेस पार्टी को दांव लगाने के लिए अनुभवी चेहरे मिल नहीं रहे हैं या उनके जो अनुभवी चेहरे हैं वो मैदान छोड़ रहे हैं। 4 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, हरीश रावत, ये चारों पूर्व मुख्यमंत्रियों को कहा था पार्टी ने चुनाव में उतारने के लिए, ये कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। और इनमें एक डिप्टी सीएम भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। वो कह रहे हैं कि 3-4 लोकसभा सीटें मैं राजस्थान के देख लूंगा और बाकी छत्तीसगढ़ के वो प्रभारी हैं, वहां की जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने से ये सारे लोग कतरा रहे हैं। मुश्किल है कांग्रेस के सामने। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि जो पहली लिस्ट थी कांग्रेस की 39 लोगों की, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने संदेश दिया था कि दिग्गजों को मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन 43 लोगों की जो सूची आई प्रत्याशियों की, आज उसको लेकर जो चर्चा हुई 2 दिन पहले, उसमें जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी परंपरागत सीटों पर कोई चर्चा ही, बात ही नहीं हुई और ना ही ये नेता कांग्रेस के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। तो ये क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान से क्यों भाग रहे हैं? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है या फिर वो अपने अगली पीढ़ी को कांग्रेस की राजनीति में, देश की राजनीति में सेट करना चाहते हैं? आज लिस्ट आई तो कमोवेश दिखे भी वो चेहरे। अशोक गहलोत के
बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला राजस्थान के झालावाड़ से, उनको टिकट मिला। इसी तरीके से कमलनाथ के बेटे सांसद हैं ही, उनको भी टिकट मिल गया। हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं हरिद्वार से, अभी वो सीट फंसी हुई है। तो बहुत सारा ये गुणागणित चल रहा है, लेकिन जो बेसिक फर्क है इन दो राष्ट्रीय दलों में वो ये देखने को मिलता है। मंथन में आज इसी पर बात करेंगे। 24 का चुनाव दांव पर चेहरे। एक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नए चेहरों पर दांव लगा रही है, नए लोगों को ला रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अनुभवी लोग हैं वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। हकीकत ये है, ये कड़वी हकीकत है जो कांग्रेस को स्वीकार करनी पड़ेगी। ये कड़वा सच है जो कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। समस्या बीजेपी के साथ भी है, ऐसा नहीं है। 2 सांसद, उसके सिटिंग सांसद हरियाणा के हिसार से बड़े जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, पूर्व आईएएस अधिकारी जो इस समय बीजेपी के सांसद भी हैं, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने बीजेपी के सांसद के रूप में इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि उनको भी टिकट मिलेगा और उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के पिताजी सर छोटू राम इस देश के सबसे बड़े जाट नेताओं में से एक गिने जाते रहे हैं। वीरेंद्र सिंह 2014 से पहले कांग्रेस में ही थे और 2014 में आए बीजेपी में, वो चुनाव लड़े और उसके बाद सांसद बने बीजेपी से। 19 में उनके बेटे जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया और आईएएस की नौकरी छोड़कर सांसद बन गए ब्रजेंद्र सिंह। लेकिन इधर कुछ दिनों से लगातार वीरेंद्र सिंह के वीडियो वायरल हो रहे थे। वो राजीव गांधी की प्रशंसा करते नजर आ रहे थे, सोनिया गांधी की प्रशंसा करते नजर आ रहे थे। बड़े जाट नेता हैं और जाटों की आबादी हरियाणा में 25% है। उसके बाद ये इस्तीफा। इसी तरह राजस्थान के एक और बीजेपी सांसद राहुल कसवा, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले इस्तीफा दिया था। आज जो 43 लोगों की लिस्ट आई उसमें चूरू से राहुल कसवा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कतें बीजेपी में नहीं हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाने वाले नितिन पटेल ने बीजेपी का टिकट ससम्मान लौटा दिया, ससम्मान लौटा दिया। कहा हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, उनको टिकट दिया गया था लोकसभा का। इसी तरीके से भोजपुरी गायक पवन सिंह का प्रकरण सबको पता ही है। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ वो आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। दिल्ली में एक तरफ कुछ लोग चुनावी मैदान में जा नहीं रहे, बीजेपी का टिकट, एक दिन एक प्रवक्ता बीजेपी की कह रहे थे हमसे कि बीजेपी का टिकट संसद में पहुंचने की गारंटी है, संसद का टिकट है। तो ऐसा टिकट क्यों लौटा रहे हैं जो गारंटी है लोगों की? कभी कहा जाता था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का टिकट चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा बियरर चेक है, नाम भरो पहुंच जाओ विधानसभा और लोकसभा। वही स्थिति आज इस देश में बीजेपी के टिकट की है कि बीजेपी का टिकट मिलता नहीं है और जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया वो टिकट लौटा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कह दिया गया कि आपको टिकट मिलेगा ही नहीं, ससम्मान रिटायरमेंट ले लो। जयंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे, एक दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से अब थोड़ा और कुछ काम करना चाहता हूं संगठन में। गौतम गंभीर, बहुत बड़े खिलाड़ी इस देश के क्रिकेट के, रिटायरमेंट लेना पड़ा राजनीति से। क्रिकेट से तो रिटायर है ही, वो कह रहे क्रिकेट में फोकस करेंगे। हर्षवर्धन, बहुत बड़ा चेहरा दिल्ली का, बहुत बड़ा चेहरा, रिटायरमेंट। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे अभी कुरुक्षेत्र से लोकसभा का, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें रिप्लेस किया गया। तो बीजेपी है अपने बड़े नेताओं को किनारे भी बैठाती है, चुनाव में मैदान में उतारती है, और एक तरफ कांग्रेस है।
एक रिपोर्ट से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वास्तव में चल रहा है इन दलों में। आम चुनाव की तारीख का ऐलान बस कुछ ही दिन में होने वाला है और ऐसे में तमाम दलों में एक अलग ही धारा बहने में लगी हुई है। बीजेपी की कहानी अलग है तो कांग्रेस पार्टी अपनी एक अलग ही गंगा बहा रही है। बीजेपी में किसी का संन्यास तो किसी ने अपनी उम्मीदवारी की वापसी कर ली है। उनमें से कुछ नामों का जिक्र हम भी यहाँ कर देते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने नाम की वापसी कर ली। क्या कारण रहा स्पष्ट नहीं हो सका। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत का भी नाम उम्मीदवारी वापसी में शामिल है। साथ ही आलम ये है कि नितिन पटेल, सांसद गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, हर्षवर्धन सिंह ने भी राजनीति से संन्यासी ले लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लें तो यहाँ कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। एक और जहां लोकसभा चुनाव को सत्ताधारी दल फूंक फूंक कर कदम रख रही है तो कांग्रेस में भी मान मनोबल कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में दिग्गजों का इनकार, बेटों पर बात चल रही है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव का नाम सुझाया तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ का नाम सामने रखा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कैसे पीछे हट सकते हैं। उन्होंने भी मौकाए दस्तूर देखते हुए अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट देने की इच्छा जाहिर कर दी। वहीं आज जो हरियाणा में देखने को मिला उससे एक नहीं बल्कि कई सवाल खड़े होते नजर आए। गठबंधन को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसने वाली बीजेपी कहीं न कहीं अपने ही अलायंस के बिखराव को समेटती नजर आई। भले ही हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की संयुक्त सरकार रही हो, लेकिन सत्ता पर हनक हमेशा जननायक जनता दल पार्टी ने ही दिखाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद सवाल तो उठता है कि आखिर मौजूदा सरकार को ऐन वक्त पर चेहरा बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या गुजरात के फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है और अब अगर चेहरा बदला गया है तो होने वाले आम चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। चौबीस का चुनाव, चेहरों पर दांव, चेहरे बदलने का दौर, पार्टियां बदलने का दौर, निष्ठाएं बदलने का दौर। हमारे साथ मंथन में मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जपेंद्र जी, स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस देश के जाने माने वकील मलिक जावेद साहब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जावेद साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। महेंद्र सिंह, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश और देश की तमाम राजनीति उठापटक को देखते हुए राजू जी लगातार सक्रिय हैं और इस समय कुछ चुनाव में ज़्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत राजू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आज चूंकि अभी ताजी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई है, इसलिए पहला सवाल मलिक जावेद से ही बनता है। मलिक जावेद अभी विदेशी दौरे पर थे, जब मैं इनको देख रहा था, अभी कहीं बाहर घूम कर आए, इस समय चुनाव में कहीं यात्रा पर थे। कर हर व्यक्ति को अपनी निजी यात्राएं करने का हक है। मलिक जावेद, आपके जो बड़े दिग्गज नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, कोई भी लड़ने को तैयार नहीं, कह रहे भाई हमारे बेटे को टिकट दे दो, हमारी बेटी को टिकट दे दो, इसको दे दो। और एक तरफ बीजेपी जहां जरूरत पड़ रही है बड़े से बड़े नेता को घर बैठाने में भी विश्वास रख रही है, बड़े से बड़े नेता को घर भी बैठा दे रही है और बड़े से बड़े नेता को वो कहीं ना कहीं राज्यों में भी चुनाव में पूर्व में उतार चुकी है। और जिसको उसने कह दिया नेतृत्व ने कि चुनाव लड़ना है, तो फिर अब किसी की हैसियत नहीं है कि वो मना कर सके। लेकिन आपकी पार्टी में ना नुकुर, हाँ ना, कैसे लड़ेंगे 24 में? कैसे आप लड़ पाएंगे भाई? उन्होंने तो कह दिया कि 400 पार के लिए हम कुछ भी करेंगे। मलिक जावेद,
शुरुआत में 400 पार से ही करूंगा। चौहान साहब, 400 पार का नारा दिया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में 543 सीट है और 200 सीट ऐसी है जिसपे भाजपा की जमानत जब्त हो जाती है और 80 सीट ऐसी है कि आज तक के इतिहास में भाजपा का खाता नहीं खुला। तो ये 400 पार का नारा तो बिल्कुल ही खोखला है। और दूसरा, इनका एनडीए गठबंधन है जिसमें 39 के आसपास पार्टियां हैं। 25 पार्टियां ऐसी है जिसका एक भी सांसद नहीं है। 7 पार्टी ऐसी है भाजपा में जिसका एक सांसद है। बाकी आप हिसाब लगा लीजिए कितनी बची है, कितनी सीट है। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस में आदेश का पालन नहीं होता, जो कि सीनियर लीडर कहते हैं। ऐसा नहीं है। अभी जो सूची आई है वो केवल 2 सूची आई है और देश में बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है, तो सब सीटों पे मंथन जारी है। कौन से हमारे नहीं, नेता को मलिक टिकट मलिक दिया जावेद, गया मैंने ये नहीं कहा और आदेश उसने का वापस पालन, किया। जरा जरा सवाल स्पष्ट समझ लीजिए। मैंने ये नहीं कहा आदेश का पालन, मैंने कहा विदेश भारतीय जनता पार्टी में सर झुकाकर आदेश का पालन होता है। सुबह मोदी जी ने कहा खट्टर जी इस्तीफा दे दो, दे दिया। और आपके यहां बाकायदे माकन जी जाते हैं, सोनिया जी का आदेश है, तब भी गहलोत जी नहीं मानते हैं। और अब वही हाल चल रहा है। जिन लोगों ने जीवन भर कांग्रेस की सरकारों में रहकर मलाई काटी है, वो चुनाव से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। मेरा सीधा और बड़ा कठोर सवाल है आपसे। कोई नहीं कतरा रहा चौहान साहब। और दूसरा, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, तो हम कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं, सबको सम्मिलित करते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है उसकी भी बात सुनी जाती है। एकदम से ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपने आदेश पारित करा के मानना ही पड़ेगा। गुलाम नहीं है हमारी पार्टी में। अपने जो विचार हैं, अपनी जो उनकी ऑब्जेक्शन है, वो रखते हैं लीडरशिप के सामने। और ये चुनाव जो है, ये कांग्रेस, आपने जिस तरह से रिपोर्ट दिखाया, कांग्रेस और दूसरी पार्टी और बीजेपी, ये टेस्ट जो है खाली कांग्रेस का ही नहीं है 2024 में। ये टेस्ट जो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इंस्टीट्यूशन है उनका भी टेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है, इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है। इस्तीफा इलेक्शन कमिश्नर दे रहे हैं इस देश में चुनाव से 10 दिन पहले। और बार बार आपने कहा कि हमारे जो नेता वो नहीं मान रहे। आप जितने टिकट वापस हुए वो भाजपा की, आपकी रिपोर्ट में सूची बताइए आपने किस किसने टिकट वापस कर दिए। अभी हमने तो नाम घोषित नहीं किया, और कौन सा ऐसा टिकट हुआ आप अपनी रिपोर्ट में नहीं बता पाए कि किसने टिकट दिया और वापस कर दिया हो। हाँ, मंथन चल रहा है। हर कोई ये चाहता है कि जीत। मैंने नीरछीर विवेकी तरीके से, मलिक जावेद, मैंने नीरछीर विवेकी तरीके से दोनों पक्षों को रखा है। अगर आपके 4 पूर्व मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम चुनाव लड़ने से इनकार करता है, अपने बच्चों, लड़के, बहू इनके लिए टिकट मांगता है, तो खबर है, वो भी हम बताएंगे। और बीजेपी के जिन लोगों ने टिकट वापस किया वो हमने बताया। बीजेपी के जौन से लोग कांग्रेस में गए वो भी हमने बताया। मैं आपकी रिपोर्ट पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूं, नहीं मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। लेकिन नकुल नाथ जी तो पहले भी सांसद थे, वैभव गहलोत जी तो पहले भी चुनाव लड़े थे। तो जो जहां की सीट है वो चर्चा हो रही है। और अभी पूरी राजस्थान की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, पूरी मध्य प्रदेश की सीट डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनका नाम आया है। तो अभी चुनाव वहां 25 सीट है, वहां पे भी 30 सीट के आसपास है। तो जब पूरी लिस्ट आएंगी तब आप ये बात कहेंगे, मैं मान लूंगा कि भाई हमारे लीडर नहीं लड़ना चाह रहे हैं, दूसरों को मौका देना चाह रहे हैं या युवाओं को मौका देना चाह रहे हैं। लेकिन अभी पूरी सूची आने दीजिए, फिर आपकी बात को मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी उसको मैं क्वेश्चन मार्क के दायरे में रखूंगा चौहान साहब। ठीक बात है। कुंवर जपेंद्र, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई अभी इनके जो योद्धा हैं उनकी बाहों में दम है। अभी ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत कहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते, कमलनाथ भी लड़ सकते हैं, दिग्विजय सिंह भाग नहीं रहे। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन आपको अचानक हरियाणा में चेहरा बदलना पड़ा, ये भी राजनीति में खबर तो है ये, आप कह सकते हैं। और इसमें कोई कारण भी नहीं, दोनों कोई कारण नहीं बता रहे हैं गठबंधन में अलग होने का। या आपस में नूरा कुश्ती है कि भाई जो वहां पर सर्वाधिक जाट हैं, बीजेपी को जाटों का वोट इतना मिलता नहीं है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी और जो देवीलाल और उनके परिवार में ही बंटता रहा है। तो एक ये भी थ्योरी लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो गैर जाट ओबीसी है उसको लेकर बीजेपी काफ़ी सकारात्मक रूप से है, और इसीलिए खट्टर साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, या उनको विराम दिया गया है फिलहाल थोड़े दिन के लिए, और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन नायाब सैनी, जिनके बिरादरी के 3-3.5% वोट हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी तरीके से आपके 2 सांसद चले गए। अगर कांग्रेस का एक सांसद कहीं चला जाता है तो आपकी पार्टी कहती पार्टी खत्म हो गई, नष्ट हो गई। राहुल जी जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां चरण पड़े संतन के, इस तरह के आप लोग बातें करते हैं। और आपके भी सांसद गए हैं, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा है,
आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। कुंवर जपेंद्र, आपके लिए, मीडिया के लिए ये खबर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है और एक कार्यशैली है जिसे आज देश की जनता और देश का वोटर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी घटनाक्रम होता है वो अपनी जगह राजनीतिक कुछ ना कुछ घटनाओं को जोड़ के उसे देखा जाता है, मीडिया भी देखता है, समाज भी। अनिल विज बैठ गए हैं, उनको मीडिया ने थोड़ी बैठा दिया घर में, उनका नाम मंत्री सूची में था। अनिल विज बैठ गए, ठुनके ठुनके फिर रहे हैं, तुनके फिर रहे हैं। अनिल विज आप ही के मंत्री, बोलिए। एक बार आप हमारी जरा बात पूरी होने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर में देश के अंदर सिर्फ 4 जातियां निवास करती हैं। जात पात में और क्षेत्रवाद में तो ये देश 76 साल तक बटा रहा, लेकिन अब इस देश में एक किसान की जाति है, वो उसमें सभी धर्मों के लोग आगे, सभी वर्गों के लोग आगे। एक महिला वर्ग हो गया, उसमें सभी वर्ग आगे, सभी धर्म आगे। एक युवा हो गया और एक बेरोजगार हो गया। तो ये जो भारत को संजोने की और भारत को क्षेत्रवाद और जात पात से बाहर निकालकर एक विकसित राष्ट्र बनाने की जो एक राजनीतिक विचारधारा ने इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जन्म दिया है, वो 76 सालों के बाद लिया है आजादी। ये पूर्ववर्ती सरकारें भी ये कर सकती थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों को तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलने का ना तो उन्होंने कभी कोशिश ही करी और ना शायद उनके लिए ये संभव था। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं इसमें, हम इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू के ऊपर कभी भी विचार कर सकते हैं। लेकिन ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए प्रत्येक भारतवासी, चाहे आज वो किसी भी दल में हो, तो दल देख के थोड़ी ना यहाँ काम हो रहा है। नेता आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन एक राष्ट्र निर्माण और देश के अंदर जो एक विकसित राष्ट्र की विचारधारा और विकास की विचारधारा को जो आगे बढ़ाने का ये जो काम हुआ है, ये इस देश के अंदर देश की जनता ने 76 सालों के बाद देखा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा घटना चक्र होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित होने जा रहे हैं। और ये सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरी विश्व की राजनीतिक और जो वैश्विक लीडरशिप है उसके नजरिए से भी ये जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है भविष्य। ठीक है मलिक जावेद, कुंवर जपेंद्र ने 6 साल और बढ़ा दिए। 6 साल का हिसाब को आपको और देना पड़ेगा। अभी तक 70 का मांग रहे थे बीजेपी के लोग, अब 76 का दीजिए हिसाब कि 76 सालों में आप लोगों ने क्या किया। आप उनके जो प्रश्न उन्होंने उठाए कि भाई वो जाति केवल 4 हैं, वो कोई गुणागणित नहीं करते, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी कोई तैयारी वारी है नहीं, आप लोग केवल आपस में चर्चा करते रहो, बैठक करते रहो, आपके योद्धा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मत नहीं हूं, अगर इनकी तैयारी होती और ये बहुत मजबूत होते तो इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, बिहार में हमारे गठबंधन को तोड़ा। इतने कमजोर और डरे हुए लोग हैं, हर राज्य में केवल जो विपक्ष की सरकारें थी उनको गिराया जा रहा है, उनकी नेताओं को तोड़ा जा रहा है। तो अगर ये मजबूत होते, इन्होंने काम किया होता तो जरूर होता। लेकिन कुंवर भाई जो है, कुंवर साहब, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, इतनी अच्छी बातें कही कि अगर कोई भारतीय सुन ले तो वो गर्व से सीना फुला ले। लेकिन इनको सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई ये है कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। कैसे विकसित भारत बनेगा? 205 लाख का करोड़ का लोन ले लिया है मोदी जी ने। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, 16 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट लोन माफ कर दिए, 12 लाख करोड़ का एनपीए, 10 लाख करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए पिछले 10 सालों में, फिस्कल डेफिसिट 6.5% है। आपने कही कि युवा बेरोजगारी की बात, महिलाओं में आपके नेता रैली निकालते हैं जो बलात्कार करते हैं उनके समर्थन में, तो महिलाओं की तो बात ही मत करो। और युवाओं की बात की, एक जाति है युवा, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ दिया है, तो आप युवाओं की बात कर रहे हो और किसानों की बात आप कर रहे हो। अरे वही करेंगे, भाई किसानों का भला किया उन्होंने, मोदी जी ने भला किया तो वही करेंगे मलिक जावेद, आप थोड़ी करोगे। किसानों का भला तो बीजेपी ने किया है, वो कह रहे हैं कुंवर जपेंद्र।
हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ। 700 किसान जो है शहीद हो गए थे, इन्हें पता ही नहीं था। एनसीआरबी का आप डाटा उठा लीजिए, 2022 की रिपोर्ट है, इनकी रिपोर्ट है एनसीआरबी की, हमारी रिपोर्ट तो है नहीं। 10,619 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने। आज किसान कह रहा हमें उपज का दाम दे दो, नहीं देंगे। हाँ, तुष्टिकरण वर्ड बहुत अच्छा यूज करते हैं भाजपा के लोग। तुष्टिकरण, तुष्टिकरण एक तरफ कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो ये कंफ्यूज लोग हैं। तुष्टिकरण का अगर उदाहरण देखना है तो आप अडानी को देखिए और जय शाह को देखिए। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन, एक छोटा सा, ठीक है मलिक जावेद रुकिए आप, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। कुंवर जपेंद्र, मुझे ब्रेक पर जाना है बहुत जल्दी। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता यहाँ जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शायद इनकी जानकारी में भी ये विदेश दौरा करके आए हैं। तो अभी ब्रिसेल्स में किसानों का, यूरोपियन किसानों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो बहुत सी मांगों को लेकर, ये तो विकसित राष्ट्रों में भी ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल राष्ट्र निर्माण और विकास की राजनीति का जो पहिया 2014 के बाद से देश में तेजी से घूमा है, आज ये पूरा भारतवासी, एक एक भारतवासी उसे स्वीकार करता है। अगर हमारे कांग्रेसी मित्र आज नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो हम तो इन्हें भी भारतवासी के नजरिए से देखते हैं। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन स्वीकार इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए लगातार। सवाल बड़ा है कि एक तरफ लगातार चेहरे बदलने, नेता बदलने, दल बदलने का दौर चल रहा है, और बीजेपी ने एक तरीके से बम्पर भर्ती भी खोल रखी है कि भाई आओ, और बहुत सारे हाल में कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बार बार सवाल भी कांग्रेस उठाती है कि भाई अगर उधार के नेताओं पर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है तो ये समस्या है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। एक ब्रेक ले रहे हैं। 24 का चुनाव चेहरों पर दांव, चेहरा बदलने, दल बदलने, प्रत्याशी बदलने का दौर चल रहा है, और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तस्वीर और साफ होती जा रही है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार मंथन में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी की तरफ रुख करेंगे। नवीन जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीजेपी को, आप देख रहे हैं हाल में, ऐसा नहीं है कि हलचल सिर्फ कांग्रेस के अंदर है या जो विपक्षी दल है, विपक्षी गठबंधन है उसके अंदर है, हलचल बीजेपी के अंदर भी है, उनके गठबंधन के अंदर भी हलचल है। और साफ तौर पर हरियाणा में देखा गया कि जेजेपी अलग हुई। अब कुछ लोग इसे नोरा कुश्ती भी कह रहे हैं, लेकिन जेजेपी अलग हुई। ऐसा ही नहीं कि केवल कांग्रेस के ही नेता भाग रहे हैं, हाँ परसेंटेज उनका ज़्यादा है भागने का, और बीजेपी ने बम्पर भर्ती भी खोल रखी है। तो पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम भी उन्होंने लॉन्च कर दी है। कांग्रेस में भी लोग गए हैं, कांग्रेस में भी लोग गए हैं। 2 सांसद अभी मौजूदा लोकसभा के जो 2 सांसद, एक हरियाणा से, राजस्थान से कांग्रेस में गए, एक को तो आज टिकट भी मिल गया है। पूरे परिदृश्य को किस तरीके से आप देख रहे हैं नवीन जी? दुर्गेंद्र जी, ये 2024 का जो चुनाव है जी, ये चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, जैसा कि खबरों में भी दिखता है और उनकी कैंपेनिंग में भी दिखता है। तो जो चुनाव के जो 2014 और 2019 के जो चुनाव थे, वो चुनाव कुछ मुद्दों पर आधारित थे, कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि वे चुनाव की तरह दिखते थे। लेकिन ये तो सीधे सीधे ये नजर आ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी को पुनर्स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आप देखिए, जब गठबंधन में उन्हें ऐसा लगने लगा तो रातों रात हरियाणा में उन्होंने इबारत बदल दी। रातों रात दुष्यंत चौटाला को बुला करके और उससे कह दिया गया कि भाई कल हम आपसे से अलग हो जाएंगे। मतलब वो एक सरदर्द बन गया था उनके लिए, ऐसा उनको लगता था। और ये यदि नूरा कुश्ती भी माने तो भी उन्होंने उससे पल्ला छुड़ा लिया है। अब आप बात कर लीजिए कि बीजेपी में जो, अब आप बताइए, केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी जी, 2 दिन पहले, वो उसके पहले लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे, कांग्रेस के अच्छे केंद्रीय मंत्री रहे, उनके साथ 5-4 विधायक भी आ गए मध्य प्रदेश में। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस से तमाम लिए जा रहे हैं विधायकों को, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को। तो वे जब पार्टी के अंदर आ जाते हैं तब ये मान लिया जाता है कि उनमें सब पाक साफ हो गए हैं, उसके पहले वो दागदार रहते हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी किस नियम सिद्धांतों के साथ इस चुनाव को लड़ रही है, ये इस पे भी चिंता होना चाहिए। डॉक्टर जोशी, मैं पाक साहब मैले गंदे का सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। मैं सवाल तो मेरा ये है ना कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी,
सबसे विश्व का सबसे बड़ा नेता, जिस पार्टी का नेता हो, इस देश का प्रधानमंत्री वही सबसे बड़े नेता, मुझे भी उन पर गर्व है। उस पार्टी को सुरेश पचौरी, 4 विधायक, अशोक चहमाड़ की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब आयातित नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में बम्पर भर्ती की जरूरत क्या है? ये बड़ा प्रश्न है डॉक्टर जोशी। यही कहना चाह रहा हूं कि जिस पार्टी के पास इस समय पर्याप्त बड़े लीडर हैं, जिसके पास राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों पे विजयी हो चुके हैं, अब सीए भी आ गया, मुद्दा आ चुका है, उसके बाद उसे यदि बाहर के नेताओं को लाना पड़ रहा है और वो उनके लोग टिकट लौटा रहे हैं, तो ये चिंतन का विषय तो है ना कि इतनी सक्षम पार्टी, इतने सक्षम मुद्दों के साथ और एक स्पष्ट नेता के बीच में होने के बावजूद उस पार्टी में इतनी हलचल क्यों है, बेचैनी क्यों है? ये चिंतन है उस दल के लिए जो सर्वाधिक स्थिति, मजबूत स्थिति में इस समय देश की और विश्व की राजनीति में। ठीक बात है। एक छोटा सा जवाब जरा दे दीजिए जपेंद्र जी, फिर महेंद्र सिंह के पास में जाऊंगा। छोटा सा जवाब, बस 10 सेकंड दूंगा आपको सिर्फ। इस देश के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत की चर्चा आम जन में चलती रहती है। अब अगर कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस से त्रस्त आकर कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल स्वागत कर रही है। और अगर वो राष्ट्र निर्माण में एक विचारधारा को भी सहज रूप से स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनका स्वागत है। हम तो इन्हें भारतवासी के नजरिए से ही देखते हैं। और अगर आज देश की जनता और नेता कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक स्वागत करने योग्य। ठीक है, जावेद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 5 सेकंड के बाद जल्दी से। बिल्कुल। अशोक चौहान जी को राज्यसभा पहुंचाया इन्होंने, आरपीएन सिंह जी को राज्यसभा पहुंचाया इन्होंने। अरे भाई, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। आप भी सेटिंग बनाओ, आपका भी विकास हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं जावेद साहब? दरी और बोरी और कुर्सी बिछाएंगे। नेता तो ये कांग्रेस वालों को ही बना रहे, कहीं मुख्यमंत्री बना रहे, कहीं राज्यसभा। आप आइए, आपका भी स्वागत है, हम आपके और सुनिए आप भी आइए। जावेद भाई, जपेंद्र भाई भी आपके परिवार के पुराने सदस्य हैं, ये ध्यान रखिए। कोई फर्क, सारे ही कांग्रेस थी। इस देश को कांग्रेस ने आजाद कराया है, तो सारे कांग्रेस थी है। जो प्यार फैलाएगा नफरत के, जपेंद्र भाई भी आपके कांग्रेस परिवार के सदस्य रहे हैं। कभी आप लोगों की नीतियों के कारण इधर आ गए हैं दूसरे पाले में, आपके परिवार के ही सदस्य हैं। कोई फर्क नहीं है, बहुत लोग हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है। हम कांग्रेस में कभी नहीं रहे। हम माफी से कहना चाहेंगे, कांग्रेस के समर्थक तो रहे हैं आप पहले। हम कांग्रेस के नहीं, हम अपनी स्टेट की रीजनल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, उसी से हमने लोकसभा भी लड़ा। चलिए मान लिया भाई, तो कांग्रेस ही उन्होंने पल्ला छोड़ा लिया, कांग्रेस कभी नहीं रहे, कोई बात नहीं। चलिए नहीं रहे तो बड़ी अच्छी बात है। महेंद्र सिंह, बड़ा सवाल डॉक्टर जोशी ने उठाया है और ये बार बार मेरे भी मन में आता है भाई, कि आप देख लीजिए जितने बड़े चेहरे, 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हुए, बहुत सारे लोग ऐसे नेता। राज्यसभा आप तुरंत जाइए, कांग्रेस से तुरंत राज्यसभा, लोकसभा का टिकट सुरेश पचौरी जी को भी ले लिया। कांग्रेस पता नहीं कहां कांग्रेस ने उनको बर्फ में लगा के रखा था, तुरंत निकाला और लेकर आ गए। ये कमाल तो है उनकी लीडरशिप में कि वो हीरे को पहचान लेते हैं। और जो ये जौहरी होने का दावा कांग्रेस के लोग करते हैं, ये फेल हो रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, बिल्कुल ये बात सही है कि वो निकाल के नगीनों को ला रहे हैं। इसके पीछे दुर्गेश जी एक चीज समझनी होगी, ये आज की राजनीति जो है ये सत्ता के लिए है, और जो सत्ता बचा पाएगा वही कुछ कर पाएगा। मोदी की राजनीति बिल्कुल एक सूत्री है कि हमें केंद्र की सत्ता में बरकरार रहनी है। अब उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक रणनीति पे चलते हैं कि विरोधी जो है उसको कमजोर करना। जब आप उसके नेता को अपनी पार्टी में लाते हैं तो आप कहीं ना कहीं विरोधी को कमजोर करते हैं। ये कांग्रेस शायद उसको समझ नहीं पा रहे, या विरोधी की समझ। जरूरी नहीं है वो नगीना हो, हीरा हो, कुछ हो, किसी भी आप एक आदमी को अगर खिलाते हैं तो विपक्ष कमजोर हो जाता है। और ये तो बड़ी बड़ी हस्तियों को लेके आए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद, पता नहीं किन किन को लेके आए। तो ये जो शिकार कर रहे हैं विरोधियों का, विरोधियों के महारथियों का शिकार कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गई रणनीति की कि विरोधी को कमजोर करना है। अब दूसरी चीज ये है कि जब आपकी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत होता है तो आपके अपने लोग विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जी। दूसरा ये कि
आप वो अगर हिम्मत जुटाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ करियर बनाएंगे? क्या एक ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे जिसका अभी केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना है? तो वहां जाके कोई उनके पास कोई करियर नहीं है। तो निश्चित तौर पे, और केंद्रीय नेतृत्व तो बीजेपी का इतना मजबूत है, इतना ज्यादा वो विजिलेंस रखते हैं अपने लोगों के ऊपर, हर एक चीज की उनको एक खबर होती है, आप बच के जा नहीं सकते हो। तो जो आप बात कर रहे थे कि तमाम लोग क्यों टिकट से मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, उन्हें बताया जाता है, मैसेजिंग होती है। आप दिल्ली का ले लीजिए, जो 4 लोगों को टिकट नहीं दिया गया है, एक जैसे बयान है उनके। नहीं, वो मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैंने उनके बारे में कहा कि वो बैठा दिया गया, वो उनको रिटायरमेंट दे दिया गया, लेकिन नितिन पटेल को टिकट दिया था, महेंद्र भाई, नितिन पटेल को टिकट दिया था, वापस किया। पवन सिंह को टिकट दिया था, वो भाजपा के नहीं है, उनको सुर्रेबाजी में लेकर आ गए, वो टिकट वापस किया। लेकिन नितिन पटेल तो बड़े पुराने नेता हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि लोग जाएं कहां? अभी 2 सांसद बीजेपी के मौजूदा लोकसभा के गए हैं, तो क्या वो अंधकार में गए हैं क्या? उनको भी तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ करेंगे ही वो। अभी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल कस्बा को आज टिकट मिल गया कांग्रेस से, चूरू से। बीजेपी से भी ठीक है, परसेंटेज उसका कम है, बहुत कम है, लेकिन गए हैं। हो सकता है उनके टिकट कट रहे हो, और कुछ लोगों ने एक अपना, चूंकि अगर जमीन पे उनकी पोजीशन ठीक होगी तो उनको लग रहा होगा कि हम यहाँ टिकट नहीं मिल रही है तो हम वहां जाएंगे। बीजेपी का एक ट्रेंड है, वो टिकट बहुत ज्यादा लोगों के काटते हैं। अभी कहाँ काटा? आप देखिए उत्तर प्रदेश में हिम्मत नहीं कर पाए, 3% लोगों को भी टिकट नहीं कटे, और आगे भी नहीं कटेंगे, जो सबसे बड़ा राज्य। कहां टिकट काट रहे हैं वो? टिकट वगैरह नहीं काट रहे हैं इस बार। दिल्ली में सबसे बड़ी सर्जरी है, यूपी में 3% लोगों के टिकट कटे हैं। अभी जो लिस्ट आई है 51 की, उसमें 47 पूर्व सांसदों को, जो 4-4 बार के सांसद हैं, 5-5 बार के सांसद, सबको टिकट दिया उन्होंने। हाँ, काफी हद तक। लेकिन जो पूरी ओवरऑल है उसमें 30 या 33 लोगों के टिकट काटे गए हैं। जैसे दिल्ली में ही देखिए आप, 4 लोगों, हाँ, 197 में अगर 33 की कटे तो आप देख लीजिए कितना परसेंट है, ओवरऑल में बहुत कम है। हाँ, वो 16-17% के आसपास जाता है जी। तो मौजूदा मतलब कहीं किसी प्रदेश में ज्यादा कटे। जैसे यूपी में तो निश्चित तौर पे 64-65 सांसद जीत के आते हैं, तो यहाँ बहुत छेड़खानी करने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो यहाँ भी काटे जाएंगे। अब जैसे पहले से निश्चित है कि उन लोगों को टिकट नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि बीजेपी जो है, सर्वे के आधार पे और काम के परफॉर्मेंस के आधार पे बहुत कुछ तय करती है टिकट्स का। अगर आप देखोगे यूपी, एक केवल उदाहरण के तौर पे अगर आप दिल्ली दो, तो गौतम गंभीर परफॉर्मेंस बहुत ही खराब, मीनाक्षी लेखी परफॉर्मेंस कुछ नहीं। आप देखो, महेंद्र सिंह आपकी आवाज नहीं मिल रही, महेंद्र सिंह की आवाज को ठीक किया जाए। महेंद्र सिंह, मैं आपको दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज दर्शकों को मिल नहीं रही। राघवेंद्र सिंह राजू के पास जा रहा हूं। राघवेंद्र सिंह राजू, बहुत हद तक चीजें इस चर्चा में कुछ स्पष्ट होती, खुलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने कहा, अब आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है राघवेंद्र जी। मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी आज हुई है, जैसा कि मैंने अभी मीडिया में देखा है। उत्तर प्रदेश में उतने टिकट नहीं कटे, और बंपर भर्ती उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जो बीजेपी बंपर भर्ती नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बस यही 2 दल टारगेट हैं। बीएसपी के लोगों को कम ले रहे हैं वो। अनम्यूट करिए राघवेंद्र जी। दुर्गेंद्र जी, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है साख बचाने का ये दौर है। सारे लोग अपनी अपनी साख बचाने के लिए और सत्ता पाने के लिए फार्मूला तो बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो चीजों का डैमेज हो रहा है, उन सब चीजों को डैमेज कंट्रोल को करने के लिए अगर बाहर से लोगों को लाया जा रहा है भाजपा में, तो इनके लिए कोई मनाही नहीं है। आपने देखा कि कल तक, परसों तक ये स्थितियां थी कि बसपा जो है वो एनडीए का एक भाग बन सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से आपने सूची में देखा कि मुरादाबाद, कन्नौज, तमाम प्रत्याशी जो घोषित कर दिए गए, कहने का तात्पर्य यह है कि जो 39 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, और 39 दल के बाद आज भी आपने देखा कि जो अभी 29 टिकट घोषित होने हैं यूपी में, उनमें भी बड़ा रस्साकसी चल रही है।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, दुर्गेंद्र जी कल मैं नई दिल्ली से जब यूपी की तरफ आ रहा था तो वाया मुरादाबाद आ रहा था, तो मैंने अमरोहा को देखा, वहां पर जो आपको लग रहा है बीजेपी प्रत्याशी का बड़ा अंतर जो है वो विरोध है। मुरादाबाद में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखती हैं। रामपुर में भले ही आपने दोबारा रिपीट कर दिया हो, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन हम जब जगह खड़े हो गए, लोगों से पूछा, विचार विमर्श किया, तो सब कुछ ये सच है कि मोदी है तो जीत की गारंटी तो है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके प्रति लोगों की नाराजगियां तो हैं। और ये ऐसा केवल वहां नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम, चाहे आप श्रावस्ती चले जाइए, चाहे आप देवरिया चले जाइए, चाहे आप पूर्वांचल के किसी क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह कोई ना कोई अब विरोध चल रहा है कि भाई मोदी योगी से कोई बैर नहीं, और फिर प्रत्याशी से कहते हैं भाई तेरी खैर नहीं। प्रतापगढ़ में ही देख लीजिए आप, तमाम नारे लग रहे थे कचहरी में। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि सहने सहने भारतीय जनता पार्टी 50% जो वोट पाना चाहती है, उस 50% वोट को पाने के लिए यह भी तय करना पड़ेगा कि भाई इतने प्रत्याशी, अगर आप जब प्रत्याशी 420 लड़ाएंगे तो 400 जीत करके आए, ये तो आंकड़ा समझ में नहीं आता है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि मोदी का जादू तो चल रहा है। और जितने भी सरकार के लोगों से मैं मिला, सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए इस बार का चुनाव, प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे अभी हमारे, कि इस बार का चुनाव प्रभु श्री राम और इसके बाद भाई ज्ञानवापी वाले मामले में काशी भगवान, तो प्रभु श्री राम के नाम पर और मोदी की जो लहर थी, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे। अरे राघवेंद्र भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, और इन्होंने भी हमको एक आंकड़ा दिया है कि 200 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त होती है, 80 सीटों पे खाता नहीं खुलता, तो 400 कैसे पार कर पाएंगे? और 400 पार पर आप भी संदेह कर रहे हैं, ये क्या गुणागणित है? ये जी बोलिए, आप बोलिए। राघवेंद्र जी को बोलेंगे, जपेंद्र जी आऊंगा मैं आपके पास। राघवेंद्र जी बोलिए। दुर्गेंद्र जी, ये तो मान के चलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट करता हूं सारे राजनीतिक दलों में, क्यों मैं किसी पार्टी का कोई वो नहीं पक्ष रखता, लेकिन ये निश्चित तौर पर है एक बहुत बड़ा तबका है। और आपने देखा कि इमरजेंसी के बाद उसी तबके को पकड़ करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। अपर कास्ट में ये केवल उतनी ही जातियों में फंसा हुआ है, धर्म और जाति संकीर्णताएं भले कुछ भी नारा लग रहे हैं, लेकिन एक अपर कास्ट का भी वोट बैंक बहुत बड़ा है, तबका है, और इस तरफ किसी का फोकस है नहीं। दुर्गेंद्र जी, आप किसी भी सीटों पर लगा लीजिए, उनका एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, हर जाति के आंकड़े में उनका बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन लोगों के दिमाग में यह है कि नहीं, ये तो हमारा फ्लोर वोट बैंक है, ये तो निश्चित तौर पर मोदी जी को वोट करेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं दुर्गेंद्र जी, आने वाले 2-4 दिन में जब टिकट डिक्लेयर होंगे तो आपको बहुत सारी स्थितियां दिखेंगी। और जो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, आज ही आप बता रहे हैं कि तमाम लोगों ने टिकट छोड़ दिया बीजेपी का, तो ये पूरे देश में, साउथ में खासतौर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सीट दूसरी लिस्ट क्यों नहीं आ रही, आखिरी वाली जो 23, क्या मसला फंसा, जरा बताइए, काफी जानकारी है आपको, कहां क्या मामला है वहां उत्तर प्रदेश? देखिए दुर्गेंद्र जी, यह निश्चित तौर पर है कि सपा के गढ़ में, चाहे आप जहां लगा लीजिए, इसलिए सपा के गढ़ में आसपास भले ही प्रत्याशी जो भी हों, लेकिन जो कुछ प्रत्याशी घोषित कर दिए गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मुरादाबाद का जिक्र कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि बड़ा एनालिसिस चल रहा है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे जो हो। पहले लोग जो कहते थे नहीं साहब, विपक्ष को जिताने की एक रणनीति बनती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं समझता, क्योंकि मोदी जी ने जब लक्ष्य रखा है 400 का, तो उनका जो संगठन है, वो संगठन और सरकार दोनों के बीच में जो चल रहा है मामला, वो तय नहीं बन पा रहा है कि भाई आखिरकार इतना बड़ा चेहरा हम लाए। वो बड़े बड़े चेहरों की जो तलाश, जैसे आज मैं देख रहा था, हमारे एक मित्र कह रहे थे इलाहाबाद से संजय दत्त को मैदान में लाया जा रहा है। मैंने दावा नहीं करता, लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े चेहरे तमाम जो देख रहे हैं, भाई हमारे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी लखनऊ में ही है, बहुजन समाज पार्टी कायमगंज के ही रहने वाले हमारे मित्र ने हमको एक फोन करके बताया कि राघवेंद्र जी तमाम आंकड़े उनसे मिल सकते हैं। तो ये तमाम जो चल रही है, एक मीडिया में आंकड़ा ये भी चल रहा था, जैसे अपना दल का मेरा की भी बात चल रही थी, कई दिन से चल रही है, लेकिन ये नहीं, लेकिन आज मीडिया में भी ये खबर तैरती रही कि नहीं साहब, उनका भी भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है। तो महान दल भी इंतजार में है। अगर इन लोगों का कोई मामला यहां नहीं बनेगा, दुर्गेंद्र जी, एक हमारे मित्र हैं, हमको दिल्ली में मिले थे,
भाजपा के वो सहयोगी दल हैं, लेकिन उनको एमएलसी नहीं मिला, उनको कोई अतिरिक्त लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उनकी नाराजगी है, भले उनके पुत्र को सांसद का टिकट सबसे पहली लिस्ट में घोषित किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे भी तो इतना ही हक बनता है। राघवेंद्र जी, अपना दल एमएलसी तो ऐसा बटे हैं, मतलब आरएलडी को भी एमएलसी मिल गया, राजभर को भी एमएलसी मिल गया, एमएलसी तो ऐसा बटे हैं कुछ कहने को नहीं। आपके मित्र पता नहीं कहां पीछे रह गए। निषाद पार्टी को नहीं मिला, तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं अंदरूनी, ये मैं समझता हूं तमाम जो गुणा गणित लगा लगा करके राजनीति में जो गुणा गणित चल रहा है कि राजनीति नहीं, ये शतरंज का दौर है, कल कुछ और था आज कुछ और है। ठीक है, तो ठीक है, बैठाने जा रहे हैं। राघवेंद्र भाई आता हूं, कुंवर जपेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जपेंद्र जी बोलिए। देखिए, राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत परिस्थितियों के अनुसार और जनता की मांग के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं। अगर हम आजादी के बाद से निरंतर राजनीति को देखें तो समय समय पर राजनीति में बदलाव आ रहे हैं। आज अगर राजनीति में बदलाव आ रहे हैं और राजनीति का ये बदलाव देश को आगे बढ़ा रहा है, तो वो पहले की राजनीति थी, ये आज की राजनीति है। और देश और देशवासी आज जिस दल के साथ जुड़ रहे हैं, जिस दल में आज जो 2 सांसदों का दल होता था, ये हम अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता का जवाब दे रहे हैं, आज वो 400 पार का नारा दे रहा है, 300 पार वो लेके आ गए। तो ये तो बेमानी होगा कहना कि देश की जनता का मूड क्या है। देश की जनता का मूड माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने और उनकी सेवा लेने का है। तो इसमें कोई भी आप उसे चाहे समाज को भ्रमित करें या देश को भ्रमित करने का प्रयास करें, ये देखिए कि आज आप कहां खड़े हैं। आज जो आपके आज बड़े बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर अपनी राजनीति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए कि आज आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। इस देश में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। और आप लोग उसका आकलन जैसे हमारे विपक्षी साथी करना चाहें करें, लेकिन इस देश की जनता का मूड बिल्कुल निकल कर सामने आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से कहीं आगे बढ़कर इस देश में तीसरी बार सरकार बनाने। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए मलिक जावेद। 2 सांसदों की पार्टी 300 पार 400 पार का नारा अब प्रत्याशित तो नहीं लगता है। जब 300 पार कर चुके तो 400 भी कर सकते हैं। वो ये अफगानिस्तान में भी सरकार बना सकते हैं, ईरान में भी बना सकते हैं, केरल में इनकी कितनी आपकी दुआ से अखंड भारत आपके अगर आगे जुबान से निकल गया, तो अगर यही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह भी करके दिखाए और बताएं, आपकी बात को आगे बढ़ा दे। बहुत अच्छी बात है। अब जवाब सुनिए, केरल में कितनी सीटें हैं आपकी, तमिलनाडु में कितनी सीटें आपकी, आंध्र में कितनी सीटें आपकी, आकलन आप करते रहिए। हमने पहले कहा कि आकलन बता रहा हूं ना आपको, हवाई जहाज से सीटें हवाई जहाज से थोड़ी उतरेगी। आपका आंतरिक सर्वे बता रहा है कि 200 सीट आ रही। आरएसएस और बीजेपी ने जो सर्वे कराया, अरे मलिक जावेद वो गठबंधन कर रहे हैं। मलिक जावेद वो आंध्रा में उन्होंने गठबंधन किया टीडीपी से और पवन कल्याण की पार्टी से, वो लगातार गठबंधन कर रहे हैं। आप लोग सो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है गठबंधन किया। मैं वही तो बता रहा हूं, रिपोर्ट मिली है कि 200। जपेंद्र जी उनको बोलने दिए, मैं आऊंगा। जपेंद्र जी आपके पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए मलिक जावेद बोलिए। आंतरिक 400 पार का नारा देने वाले का आंतरिक सर्वे बता रहा है कि 200 सीट भाजपा की आ रही है। अब ये उधेड़-बुन में लग गए कि आएंगी कैसी 400 पार। ये कहां से ले आए सर्वे भैया? वो 400 पार आप 200 नहीं, कौन से सर्वे ले आते हो मलिक भाई? आप भी आरएसएस का सर्वे है, आपको नहीं पता है? अच्छा, आरएसएस के संपर्क में आप भी हैं लग रहा। बिल्कुल, इनकी रखनी पड़ती है ना, जासूसी करते तो हम इनकी जासूसी कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा ये है, बिहार में इन्होंने तोड़म ताड़ी शुरू कर दी, महाराष्ट्र में तोड़म ताड़ी शुरू कर दी, तो इन्हें पता लग गया कि हमारी सरकार जा रही है, तो इसलिए इन्होंने पूरा सारी कानून व्यवस्था, सारे जो वादे थे, प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर कितना है। मध्य प्रदेश में कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, कोई वैल्यू होती है जबान की? आप प्रधानमंत्री हो, आप ही कह रहे हो विश्व विख्यात डंका बज रहा है और ये विश्व के पटल पे बड़े नेता है, तो जबान बज रहा है। उसमें आपको शक क्यों? बस तो रहा ही है। बोलिए, चीज में बज रहा है भाई। एक एरिया बता दो जिस चीज में बच रहा हो। मेरे को तो दिख नहीं रहा है।
ये हो सकता है कि भाजपा वालों का चश्मा, आप लोग चश्मा लगाए हुए हो, आप राहुल गांधी का चश्मा लगा लेते तो कहां मोदी के काम दिखेंगे आपको? हमने महात्मा गांधी का चश्मा लगाया है, इन्होंने गोडसेवादी ये लोग हैं, गोडसे का चश्मा लगाया, हमने महात्मा गांधी का चश्मा लगाया। अब की बार 400 पार। ठीक है, लद्दाख और मणिपुर दे रहे आपके खिलाफ लोग, उसको संभालिए पहले। ठीक है, ठीक है, की बार ठीक है। कांग्रेस और बीजेपी के मित्र अब जरा थोड़ा सा विराम ले लें, हल्का सा विराम ले लें। नवीन जोशी, अब आप दोनों मित्रों को आपने सुना, वो कह रहे 400 पार, वो कह रहे कहां से लाओगे? 280 सीटें ऐसी बता दी जिसमें 200 में जमानत जब्त और 80 में खाता नहीं खुला। वो कह रहे क्या लोकसभा की नई सीटें सर्जित कर दोगे? वो तो तंज कस रहे कि अफगानिस्तान में भी सरकार बना लो। तो क्या ये परसेप्शन है? क्या कार्यकर्ताओं को बहुत ये कहा जा रहा है कि 400 पार, उनमें जोश भरने के लिए ये इस तरह के नंबर दिए जाते हैं, या बीजेपी ऐसी स्थिति में है 400 पार? नवीन जोशी, देखिए दुर्गेंद्र जी, ये राजनीति की एक स्टाइल होती है कि जब भी आप किसी भी स्थिति में हो तो आप अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसे नारे लगाएं या ऐसी चीजें कहें जिससे सामने वाला अपना प्रेरित होकर के उस दिशा में काम शुरू कर दे। वैसे भी बीजेपी में एक संघ की विचारधारा पर जो लोग काम करते हैं उनमें यही कहा जाता है कि हमें आगे की सोचना है और आगे की बातें करना है। ये बात सच है कि अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो, चाहे अपने गठबंधन की स्थिति को लेकर के हो, क्योंकि वो इतने अति आत्मविश्वास में कभी चुनाव नहीं लड़ती है। मैंने आपको बताया कि तमाम मुद्दे उनके पक्ष में हैं, तमाम वातावरण उनके पक्ष में है, बड़े नेता उनके साथ है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक भी ऐसी कोई चूक नहीं करने देना चाहते, जबकि विपक्षी भाइयों की तरफ से चूक बहुत हो रही है। आप देखिए कि वो उन्होंने उनके परिवारवाद पर मुद्दा उठाया तो मोदी जी ने उसी को पूरा नारा बना दिया, हमें मोदी का परिवार, हम भारत मेरा परिवार, वो एक नारा चल पड़ा देश में। तो आप ये देखिए कि वो हर बिंदु पर अपने अटैकिंग मोड पर होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को 400 पार का नारा दे दिया, 370 बीजेपी का और बाकी गठबंधन के साथ 400 पार। तो इसका मतलब ये है कि ये कहा जरूर जा रहा है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी भी होगी, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक सामाजिक संगठन भी काम करता है, उनके सर्वे भी होते हैं। तो मैं मलिक जी की बात से सहमत हूं कि वो प्रिपेयर हैं, लेकिन इतना भी अति आत्मविश्वास में नहीं है कि वे ऐसी सीटें गंवा दें। वे नई सीटों में खोजबीन करते हैं, और मोदी और शाह की जोड़ी को तो कहा जाता है कि उन्हें किसी भी देश में किसी भी राज्य में छोड़ दीजिए, सरकार बना के ले आएंगे, ये जुमला है उनके साथ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महेंद्र सिंह एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। महेंद्र सिंह जी, दरअसल अवेयर है कि उसके सामने एम्प्लॉयमेंट, कारोबार, आर्थिक स्थिति या बेरोजगारी कर रही है, और उसको ये अवेयर है, प्रधानमंत्री भी अवेयर है, और उनके बताते हैं कि किन मुद्दों पे वो घिर सकते हैं, इसलिए वो मुद्दा ही नहीं आने देना चाहते और दूसरे मुद्दों पे इंगेज करते हैं। ये रणनीति का एक हिस्सा है कि टारगेट 400 रखो जिससे एक उत्साह बना रहे, इसके अलावा विरोधियों को कमजोर करो, ये टारगेट है उनका। तो उसे रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। स्थिति निश्चित तौर पर वो स्थिति से अवेयर है कि कहाँ कहाँ संकट है और कहाँ कहाँ उनको उसकी भरपाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पर कर्नाटक में और तेलंगाना में उनको मालूम है कि यहाँ पर सीटें कम होंगी पिछली बार के मुकाबले, तो उसकी ठीक है, ठीक है। आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। मलिक जावेद 5 सेकंड, मलिक जावेद 5 सेकंड केवल, जल्दी से बोलिए मलिक जावेद। मैं यही कहूंगा, मोदी जी बहुत बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। 400 पार, 600 पार, 800 पार, 200 पार, भाई कहां से आएंगी सीटें? इतना डर होता तो आप महाराष्ट्र में सरकारें नहीं तोड़ते, पार्टियां तोड़ दी आपने। आपका इंटरनल सर्वे बता रहा है आपकी 200 सीटें, इसीलिए डरते हैं वो। विपक्ष की जो पार्टियां उनको तोड़ के लीगल तरीके से तोड़ते हैं वो, और इलीगल काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। जपेन जी 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड बस जी। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री 1946 में ही बना लिया था ब्रिटानिया हुकूमत के सहयोग से। तो ये जो सत्ता का स्थानांतरण हुआ आजादी के बाद, ये तो ब्रिटानिया हुकूमत से कांग्रेस को हुआ। ठीक है। और आज सही मायने में भारतवासी अपनी सरकार चुन रहे हैं, अपना राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और अपना प्रधानमंत्री। ठीक है, राघवेंद्र जी अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड। राघवेंद्र जी 10 सेकंड केवल बस। दुर्गेन जी, लोकतंत्र में जिस तरीके से सांसद विधायक की राजनीति सेवा नीति है, आने वाले समय में अवसरवादिता का दौर है।
कल कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाले समय में बहुत सारे आपको स्थितियां सामने दिखेंगी। मैं अभी दावा नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर जो दावा किया जा रहा है, ये दावा अपर कास्ट की नाराजगी से बहुत कुछ बदल सकता है। और अगर इन सब चीजों पर राजनीतिक पार्टियों ने सही समय पर ठोस निर्णय नहीं लिया, तो मैं जो कहता हूं कि धर्म और संस्कृति, श्री राम कैसे लगाएंगे 404 पार, तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं स्थित तो कर देता हूं कि आज 12 मार्च हो गई, 1-2 दिन में सारे लोग जो, और स्थितियां ऐसी बन रही हैं दुर्गेन जी कि हो सकता है कि नामांकन के 24 घंटे पहले तक टिकट का वितरण होता रहे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, कुंवर जपेंद्र जी, मलिक जावेद जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, महेंद्र सिंह जी और राघवेंद्र सिंह राजू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। चुनाव को लेकर शह और मात का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन अगर विपक्षी दल उलझे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी उलझी है। बहुत बहुत धन्यवाद।